हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गास अकेडमी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप की। क्या है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अगर ये वीडियो उनके लिए है जो कि आईएएस का एग्ज़ाम, जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं आगे 2023, 24, 2025, किसी भी साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। उनके लिए हो सकता है कि नॉलेजेबल हो, बट इनके लिए वो काम का होगा, सो दैट दे कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट थिंग्स यूजिंग दिस वीडियो, है ना। ये आपके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जो है ये काम करेगा ये वीडियो। और कैसे काम करेगा, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, किस किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी। ये वीडियो एनसीईआरटी डेडिकेटेड है। ये जितना भी रिसोर्सेज हैं, जो इमेजेस इस वीडियो में यूज़ करी हैं, वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी की हैं। मैं बस उसको एक्सप्लेन करने का जो है प्रयास करूंगा इन अ सिंपल मैनर, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और विल ट्राई लेवल बेस्ट कि किसी भी तरीके से जैसे बहुत सा कन्फ्यूजन होता है कि किस एनसीईआरटी को क्लास 6 से पढ़ें, किस एनसीईआरटी को 11 से पढ़ें, कौन सी एनसीईआरटी है जो 9 से पढ़ें। साइंस के लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, अगर बायो पढ़ना है तो कौन से क्लास का पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं डाउट रहता है। देखिए, एक्चुअली जब बात करते हैं हम यूपीएससी की ना, तो एक चीज़ हमको दिमाग में रखना होगा कि हम अपने माइंड में डाउट नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज उनके लिए है जो कि एक्सक्यूज चाहते हैं, एडवांटेज उनके लिए है जो कि काम करना चाहते हैं। डाउट फैक्टर जो होता है, डाउट फैक्टर है ना, ये जो डाउट फैक्टर है इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब हम बात करते हैं यूपीएससी की। देखिए, मैं बार बार चीज़ों को बेसिक से बताना चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी बहुत से बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो या तो गलत अप्रोच की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है या नंबर कम आ जाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने चीज़ों को, अपने अराउंड की जो चीज़ें हैं उनको ब्लेम करना शुरू करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ब्लेम से कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ बदलेगा तो आपके करने से बदलेगा। बिकॉज दुनिया चाहे कुछ भी करे, आपको अपनी असलियत पता है, उसको आपको यूज़ करना है। अगर आप वो असलियत यूज़ करेंगे तो आज जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आप पे हंसते हैं, कल वही शायद सलाम करेंगे। तो इस वीडियो को देखें। अब मैं एक्चुअली कंटेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी का बेसिकली यहाँ पे हम जो अपना हमारा वीडियो स्ट्रैटेजी का था 2023 का, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देखिए, 2023 का स्ट्रैटेजी का वीडियो। उसमें जो फेज़ 2 है हमारा एनसीईआरटी का, तो उसको कहीं ना कहीं हम लेके चलें कि किस तरीके से कौन कौन सी एनसीईआरटी कितने बार रिवीजन करना है, कौन कौन सी रीडिंग में कैसे कैसे पढ़ना है, ये भी इसी वीडियो में बताएंगे। कब अंडरलाइन करना है, कब नोट्स बनाना है, किस चीज़ का नोट्स बनाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे। अब नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद द मेन टॉपिक। द क्वेश्चन, जो सवाल एक उठता है हमारे मन में, हमारे दिमाग में, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की। देखिए, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो आप, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी के प्री का, तो 5 लाख के अराउंड, मतलब अगर देखा जाए तो 50 से 60% ही बच्चे अपीयर होते हैं। क्यों? इज इट अ लैक ऑफ मेंटरशिप? क्या किसी का कोई ऐसा नहीं है आदमी जो गाइड कर सके? इज इट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? क्या खुद में एक विश्वास की कमी के वजह से जो है वो लोग नहीं दे पाते हैं? या प्रिपरेशन कैसे करें, वो मैक्सिमम टाइम इसी में निकाल देते हैं। और जब एनसीईआरटी जब कहते हैं कि सिलेबस पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के देखने हैं, 10 दिन 8 दिन इस पे लगाने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पीवाईक्यूज एंड न्यूज़पेपर पे 100 दिन लगाने हैं, जिसमें आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं, तो आदमी को ये बात नहीं समझ में आती है। आप मेरा क्या किसी का भी वीडियो देखेंगे, अगर उस चीज़ को नोट डाउन करके, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन पार्ट। ट्रस्ट मी,
विश्वास करिए, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या, कोई भी कुछ बोल लेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डायरी में नोट डाउन करना पड़ेगा कौन आदमी क्या बोल रहा है, आपको क्या सूटेबल करता है। बिकॉज अगर किसी को बर्गर अच्छा लगता है तो किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, किसी को घर का खाना अच्छा लगता है, किसी को होटल का खाना अच्छा लगता है। तो हम कैसे अपनी प्रेफरेंसेस को बराबर कर सकते हैं। हर एक का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करता है। आपके प्रिपरेशन में क्या सूट करेगा उसको कोई और नहीं, आप खुद जज करेंगे। आपको ही जज करना है और आपको जज करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि क्या क्वेश्चन माइंड में आता है, माइंड आपका क्या क्वेश्चन बोलता है जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, और यूपीएससी का क्या, यूपीएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन की। और जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन का तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, कैसे करना है। हम यहाँ क्या करते हैं, एक डाउट पहले क्रिएट करेंगे बड़ा सा, है ना, खूब बड़ा सा एक डाउट क्रिएट करेंगे और इस डाउट में अलग अलग तरीके के जो आइडियाज़ हैं वो हमारे पास आएंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। नहीं करने के 1000 रास्ते होंगे, करने का अगर 2 है तो काफ़ी है। उस 2 पे हमको फोकस करना है। अगर हम फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद मुश्किल होगा। अब यहाँ पे आता है कौन से और भी सवाल हैं जो कि आते हैं, विच कम्स व्हेन वी थिंक ऑफ एनसीईआरटी बुक। देखिए, जब यूपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले आमतौर से जो कहा जाता है, और जो आप चाहे किसी टॉपर को सुने हों या किसी कोचिंग से आप एसोसिएटेड रहे हों, वहाँ के स्टूडेंट रहे हों, मैक्सिमम जो एक चीज़ आती है सामने कि सबसे पहले हम बात करते हैं बेस की। बेस का क्या, बेस के डेवलपमेंट का। बेस का डेवलपमेंट कैसे होगा जब हम यूपीएससी की बात करते हैं। इसका सबसे आसान एंड सबसे वाइबल तरीका है जिसको 80% कैंडिडेट नहीं करते हैं, 80% कैंडिडेट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं एनसीईआरटी। गवर्नमेंट का एक सोर्स है, गवर्नमेंट का रिसोर्स है, गवर्नमेंट इसको प्रिंट करती है, गवर्नमेंट इसको चाहे लेट अपडेट करे चाहे जल्दी अपडेट करे, जो अपडेशन भी है ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया है। इसको हम आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। हमने हमेशा से देखा है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। और पता है, क्वेश्चन से भी ज़्यादा ये क्या हमारे लिए, जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने बचपन में जब साइकिल चलाया होगा, तो जब साइकिल चलाया होगा तो किसी को देखा होगा, बहुत से लोग कैची मार दिए होंगे, बहुत से लोग सोचे होंगे कि पहले ही सीट पे बैठ के तुरंत मारना शुरू कर जाए, साइकिल खड़ा कर दिए, खड़ा करके जो है पैडल मारना शुरू कर दिए। तो बहुत से क्या होते हैं, हमने राइट वे एंड रॉन्ग वे अपनाए, जिससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीखे। अगर हम एग्जाम्पल लें कि अपना जो विजन है, विजन जो आपका लक्ष्य है ना, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका विजन है, जो आपका पाथवे है, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए लखनऊ से बैंगलोर का रास्ता जाना है, ये चीज़ मैं इसलिए शुरू में समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की वीडियोस तो बहुत बने हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। यहाँ पे हमको क्या प्रयास करना है कि बच्चे को, आपको, या जो भी स्टूडेंट जो तैयारी करने का आगे भी सोच रहा है, अगर ये स्टेप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग क्लास 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब समय है, तब अगर हम शुरू कर दें तो हमारे पूरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हमको एक एज मिलेगा। और अगर हम हार्डकोर प्रिपरेशन कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के 2023 की, तब कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे लखनऊ टू बैंगलोर, लखनऊ टू बैंगलोर अगर जाना है मान लीजिए, है ना, तो लखनऊ टू बैंगलोर अगर बाय रोड जाना है
और सबसे मजे की बात कि आपको रास्ता पता नहीं, आपने पता करने की भी कोशिश नहीं करी, बगल वाले नेबर ने बताया कि अरे यार चले जाओ पहले बंगाल, बंगाल से घूमना सिक्किम चले जाना, सिक्किम से चले जाना आसाम, आसाम से चले जाना राजस्थान, राजस्थान से चले जाना उड़ीसा, उड़ीसा से आ जाना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आ जाना फिर धीरे धीरे करते कर्नाटका। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम फैक्टर जो है आपका वो क्या होगा, लॉस होगा। यहां की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, एनर्जी भी यहां लॉस होगी, है ना। हो सकता है जब रास्ता गलत जाएंगे तो ऑब्वियसली मनी लॉस होगा। तो इस जर्नी से हम क्या सीखते हैं, इस जर्नी से हम ये सीखते हैं कि रास्ता अगर सीधा रहे चाहे टेढ़ा रहे, लेकिन रास्ता कठिन रहे चाहे आसान रहे, लेकिन इस रास्ते की प्लानिंग हमारी पहले चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाइक पे बैठ गए, साइकिल पे बैठ गए, गाड़ी बैठ गए, तब जो है दिमाग लगा रहे हैं कि अरे यार कैसे जाना है। चाहे जीपीएस हो या कुछ भी हो, उसको भी लगाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए। यहाँ पे कोई जीपीएस काम नहीं आएगा जब यूपीएससी की बात होती है, यहाँ पे आपकी प्लानिंग काम आएगी। अब वो प्लानिंग कब होगी, इनिशियल स्टेज पे ही आपको प्लानिंग करनी होगी। इनिशियल स्टेज पे, बार बार मैं बोलता हूँ, इनिशियल स्टेज पे जो प्लानिंग कर लिया उसको एज मिलेगा ही मिलेगा, उसको एज मिलना ही मिलना है। नो वन कैन स्टॉप इट, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको अगर आप खुद को रोकोगे नहीं। आपको बैंगलोर जाना है, रास्ता देखिए कहाँ से गुजरना है, मुझे कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ नाइट हॉल्ट ले सकते हैं, सारी चीज़ें पता करना होगा। जीपीएस की बात कर रहे थे, जीपीएस से करेक्ट लोकेशन लेके आप ये भी पता कर सकते हैं कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट आपको कब कहाँ पड़ेगी, उस हिसाब से कहाँ आपको रिफिलिंग करानी है, कहाँ आपको किस होटल में, किसी मोटेल में आपको स्टे करना है। प्लानिंग इसको कहते हैं। होटल में रिजर्वेशन करा लेंगे पहले से कि भैया 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, मुझे लखनऊ से बैंगलोर जाना है, मुझे 1 रात के लिए आपका कमरा चाहिए। लेकिन कुछ पता ही नहीं है, बस बैठ गए बाइक पे, निकल गए, देखा जाएगा जो होगा। तब तो फिर रिजल्ट जो भी आए, फिर आपको क्रिप नहीं करना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सीरियसली चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको अपना लक्ष्य सामने दिखाई देता है तो जो आपका पाथ है उसके डायरेक्शन में आपको मूव करना ही करना पड़ेगा, इसी में आपको आगे बढ़ना है और एक्सेल करना है। अब ये चीज़ें समझाने की बहुत हो गई, अब मैं सीधे आपका एनसीईआरटी का जो है शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो आप उसको यूज़ करिए, एंड वो आप ही के बेनिफिट के लिए है। पॉलिटी, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं कि वो हमारी सारे प्रिपरेशन का एक कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर पार्ट जो है हमारा पॉलिटी प्ले करता है हमारे एग्जाम के, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। देखिए क्वेश्चन किसी से कभी, जैसे इस साल क्वेश्चन कम आए, क्वेश्चन कभी भी कम आ सकते हैं, कभी भी ज़्यादा आ सकते हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि इस साल किससे ज़्यादा आएंगे किससे कम। एटलीस्ट मतलब मुझे तो नहीं पता है कि कोई अगर ऐसा बता देता हो पहले से ही कि इस साल इससे इतने आएंगे, इस साल इतने आएंगे। मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल में कोई आदमी नहीं बता सकता है, कोई अलग से ज्ञानी हो तो बात अलग है। पॉलिटी ये जो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारे चारों तरफ घूमता है, ज़िला लेवल पे बात करें, ब्लॉक लेवल पे बात करें, ग्राम लेवल पे बात करें, क्या होता है, क्या हम सबको एक साथ, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, हमारे पहनावे, हमारा खान पान, जिसको बेसिकली हम डाइवर्सिटी कहते हैं, फिर भी हम कहते हैं वी हैव यूनिटी। अनेकता में भी एकता वाली जो बात होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने हिंदी में जिस तरीके से जो चीज़ बोली कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की अगर बात करें कि किस तरीके से जो एक कहते हैं जो बाइंडिंग फैक्टर होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट। उससे जो बाइंडिंग फैक्टर लोगों का होता है वो हमारा क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम सबको एक साथ जोड़ के हमेशा से रखता है। तो ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा था, पॉलिटी का एक ओवरऑल एक बहुत छोटी सी एक चीज़ बता रहा था एक टॉपिक से रिलेटेड। आपको ये जो पॉलिटी है क्लास 6 की 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अब वो डिपेंड, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कौन सा पढ़ना है। हम पूछना चाहते हैं आपसे कौन सा आपका पढ़ा हुआ है। पढ़ना तो छोड़िए, पढ़ा हुआ कौन सा है। क्या आपको जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा था आपको पता है? क्या आपको फेडरलिज्म क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, पीएम्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, आपका किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सामने आया, किस तरीके से सोसाइटी को अफेक्ट करता है, किस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसमें से अगर चीज़ें आपको क्लियर हैं तो वो आपको चेक करना है कि जो स्कूल डेज में आपने पढ़ा था या आपका ग्रेजुएशन का कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं, तब आप क्लास 11th एंड क्लास 12th जा सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंडेड अगर समय है और प्रॉपर प्लानिंग है तो 6 to 12। बहुत से लोग कहेंगे कि यार टाइम वेस्ट होता है, ये होता है वो होता है, तो वैसे भी कौन सा टाइम का यूटिलाइज कर रहे हो भाई। प्लानिंग नहीं तो टाइम यूटिलाइजेशन कैसे। आप प्लानिंग करिए, रिसोर्स को चेक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करिए, और फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है तब 11th 12th पे जाइए। नहीं तो आप प्लान करिए 6 to 12 पे जाना है, 6 to 12 पे जाना है, जिसमें 11th and 12th अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपके आगे के जो स्टैटिक पोर्शन है उससे डायरेक्ट इंटरवीन करेगा। डायरेक्ट जो है आपका जो लेवल है, जब आप स्टैटिक बुक पढ़ेंगे उससे आप जो है उस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। एनसीईआरटी क्या करता है आपका, क्यों बोलते हैं इसको बेस? क्योंकि आसान शब्दों में समझाया हुआ रहता है, आसान शब्दों में हमको पढ़ने को मिलता है, जिससे हम इजी अंडरस्टैंडिंग, इजी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ स्टडीज कहते हैं इसको, कि हम प्रॉपर वे में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और टाइम बाउंड एक्टिविटी, यूपीएससी में हर चीज़ टाइम बाउंड है। अगर आप टाइम बाउंड नहीं चलेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने में 200 दिन लगा देंगे, तब फिर 2023 में, जिसमें ऑलमोस्ट 12 महीने से भी अब कम बचे हैं, कैसे होगा? अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी की प्लानिंग नहीं है, तब मैं ये नहीं कहूँगा असंभव कुछ होता है, लेकिन तब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको प्लानिंग करना है, आपको अपना नॉलेज आप ही तो चेक करोगे। मैं आपको कैसे ये चीज़ बताऊं YouTube के माध्यम से कि आपका बेस कितना क्लियर है, क्या है, बेस कैसे पता करें? जब आप इन चीज़ों के बारे में, जैसे ई पाठशाला है, ई पाठशाला पे जाके गवर्नमेंट सोर्स और सारी चीज़ें जो भी हैं उससे आप जो है एनसीईआरटीज़ को व्यू कर सकते हैं। आप पढ़ के देखिए, एक बार ऐसे पढ़ के देखिए। क्लास 6 अगर आप पढ़ रहे हैं, या 8th पढ़ रहे हैं, 9th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, अगर आप लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें तो ठीक है, I'm ऑलरेडी अवेयर, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, गो फॉर 11th 12th। अगर लगता है नहीं यार इन चीज़ों में बहुत चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ या मुझे वेगली याद है, तो यहाँ पे वेग तो चलेगा नहीं, आपको 6 to 12 पे फिर जाना पड़ेगा। आपको बेस बताना है और इन चीज़ों को 1 से 2 दिन के अंदर आपको तय करना है कि 6 से 12 या 11-12। नहीं तो जो टाइम बाउंड एक्टिविटी है दैट विल बी टेकन फॉर अ टॉस। आपको चीज़ों को रिस्पेक्ट करनी है, अपनी बुक्स को रिस्पेक्ट करनी है, अपने टाइम को रिस्पेक्ट करनी है, तभी आप चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। देखिए हम कभी कभी, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि बात करते हैं, डाउट्स लेके आते हैं, रिसोर्सेज पे भी अपने बात करते हैं कि रिसोर्स उनके पास कम है, कैसे करना है, क्या करना है। ट्रस्ट मी, आज के डेट में बहुत सी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी तो गवर्नमेंट के उससे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, और बहुत से रिसोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री में जो है अवेलेबल हैं। हमारे पास हमारा समय, हमारे पास हमारी समझ होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाए। अगर हम यूज़ ना कर पाए चीज़ों को, तो रिसोर्स हो के भी हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वेस्ट कर देंगे।
जो है नहीं उसको सोचना नहीं, जो है उसको छोड़ना नहीं। इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है ना। अब पॉलिटी के बाद हम देखेंगे हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे अलग से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ओवरऑल हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की। तो 11th एंड 12th पॉलिटी की इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर बेस में हमको डाउट लगता है तो 6 to 12 वो ओके है, ओके रिपोर्ट है 11th एंड 12th। अब आते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी एनसीईआरटी, मतलब मैं उतना इंपॉर्टेंट यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट लिख दूं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, हम बात करें मेडिवल की, है ना, तो ये जितने भी जो सोर्सेज हैं इस स्टडीज के, वो हम सोर्स को क्या यूटिलाइज करते हैं, उन सोर्स को हम एनसीईआरटी से ही लेते हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल अगर हमने एनसीईआरटी से प्रॉपरली कर ली तो हमको कहीं और जाके दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्गर बेस एक रेडी करेगा, एंशिएंट का भी मिडिवल का भी। ये जो सोर्स है गवर्नमेंट का सोर्स है, तो उस पर कोई डाउट हम क्रिएट कर नहीं सकते। आपको इसको 6 to 12 ही पढ़ना है। अगर आप 6 से 12 नहीं पढ़ेंगे, क्लास 6 to 12 नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 10th 11th 12th पे जाना चाहेंगे, 9th 11th 12th पे जाना चाहेंगे, तो उसमें कभी कभी कुछ चीज़ें, क्योंकि डीप फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए रहते हैं, उसको समझने में कभी कभी जो है एक आदमी घूम जाता है। इसलिए हाईली रिकमेंडेड है हिस्ट्री 6 to 12। देखिए ये मेरा रिकमेंडेशन है, आपकी अपनी मर्जी है, आप पढ़ो ना पढ़ो या कितने पढ़ो, कितने बार रिवाइज करो, वो आपके ऊपर है। रिवीजन स्ट्रेटजी भी अभी आगे आ रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 6 to 12 पढ़ना है। अब बात आती है ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें। अब देखिए ओल्ड में जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो और ज़्यादा डीपली दिए हुए हैं, न्यू में कुछ एडिशन है, दोनों अपने तरीके से अच्छी हैं। आप जिस पे रहिए, बट स्टिक टू वन सोर्स, वन सोर्स, वन सोर्स। ऐसा नहीं है कि ओल्ड भी पढ़ लिया न्यू भी पढ़ लिया, उतना टाइम ही नहीं है यार, और है भी तो आप अच्छे और अलग चीज़ों में यूटिलाइज करिए ना। पढ़ने की मटीरियल की थोड़ी कमी है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अगर आप ओल्ड पढ़ रहे हैं तो ओल्ड पढ़िए, न्यू पढ़ रहे हैं तो न्यू पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उस पे वन सोर्स पे स्टिक रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट योर सोर्स, ट्रस्ट योर सोर्स। रिसोर्स को अपने, सोर्स को अपने ट्रस्ट नहीं करेंगे तो जो हम जर्नी की बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे रास्ता और हाईवे बना के लखनऊ बेंगलोर की बात कर रहे थे, तो जब आप झांसी पहुंचने वाले होगे तब फ़ोन आ जाएगा कि यार उधर से क्यों जा रहे हो, कटनी और रेवा इलाहाबाद होते हुए जाते आराम से जो है बेंगलोर, तब वो कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो जाएगा। आपको कौन सा रास्ता लेना है आपको पहले सोचना है, बीच रास्ते में जाके नहीं सोचना है। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कि न्यू पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है, वो पहले सोचना है। मेरे हिसाब से 6 to 12 पढ़नी ही पढ़नी है आपको एनसीईआरटी, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आपको अपना व्यू देखना है और अपने हिसाब से चलना है। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर, ये बुक जो आपकी क्लास 11th की है, ये तो डेफिनेटली आपको पढ़नी है। ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। इस बुक को आप चाहें तो एक बर्ड्स आई व्यू जो है ओवरऑल एक ले सकते हैं, लेकिन ये जो बुक है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्ट से। ये क्लास 11th की है टेक्स्ट बुक, फाइन आर्ट्स की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन पार्ट 1, इंडियन आर्ट पार्ट 1, है ना। इसी तरीके से ये पार्ट 2 है, ये क्लास 12th की बुक है। तो इसको भी आपको क्लास 11th तो एटलीस्ट पढ़ना है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे।
इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। इकोनॉमिक्स अगर मैं कॉमर्स साइड से छोड़ दूं तो मेजरली सारे बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है, एक न्यू सब्जेक्ट होता है जनरली, है ना। और भी कुछ चीज़ों में अवेलेबल हो तो मुझे नहीं आइडिया है। न्यू सब्जेक्ट होता है मैक्सिमम लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ हम एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देते हैं, कैसे होगा भाई? होगा, सब होगा। आप हिम्मत रखेंगे तो सब होगा, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी कि उधर ने चावल चढ़ाया, चावल धुला, छोड़ दिया, फिर उसके बाद दाल चढ़ाई, सीटी लगाई, या जो प्रोसीजर होता है उसको कर ही रहे थे, हाफ में छोड़ के सब्जी काटने लग गए। सब्जी काट ही थी, दोस्त का फोन आ गया, चले गए मार्केट, सारी चीज़ें एज इट इज छोड़ दी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग स्टेट ऑफ केओस में रहेंगे। हमको स्टेट ऑफ केओस में नहीं रहना है, हमको यूपीएससी क्लियर करना है। हमारा जो गोल है वो यूपीएससी क्लियर करने का है और हम उसको पूरा करेंगे। जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 9 to 12 कर रहा है। अगर इकोनॉमिक्स आपने पहले पढ़ा है तो 11-12 तो डेफिनेटली करना है, लेकिन इन जनरल 9 to 12 आपको करना ही करना है। पहले ऐसा नहीं है कि 12th से शुरू किया फिर 11th पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, जो मन चाह उठा, नहीं, आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक जाना है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका सारी जो एनसीईआरटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की सब इम्पॉर्टेंट हैं। 9 to 12 अगर आपका बेस नहीं है तो पढ़िए, नहीं तो 11th and 12th, टाइम कम है तो 11th and 12th पढ़िए, पढ़ सकते हैं, और बेस नहीं है तो 9 to 12th पढ़िए। ज्योग्राफी, जैसा कि हमने हिस्ट्री के लिए बोला था वैसे ही मैं ज्योग्राफी के लिए बोलूँगा कि ज्योग्राफी इज समथिंग जिसके लिए आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स जो है आपके सीधे सीधे पेपर में आते हैं। देखिए, हमको पढ़ाई तो यूपीएससी के एस्पेक्ट से करनी है, तो इवैल्यूएशन भी यूपीएससी के एस्पेक्ट से करना होगा। हम किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट सब है। बट अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत 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 ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। मतलब मैं तो डेफिनेटली अपने सारे बच्चों को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को बोलता हूं कि हाईली रिकमेंडेड है। क्लास 6 to 12 पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, जो कि हमारा आज का है कि जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो 11th-12th पॉलिटी इंपॉर्टेंट, 11th-12th इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में क्लास 6 to 12 इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में क्लास 6 to 12 इंपॉर्टेंट। इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कुछ अलग से आपकी है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को हाईली रिकमेंडेड है कि इसको भैया 6 to 12 पढ़िए, मत छोड़ के जाइए। क्वेश्चंस फंसते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यहाँ से बहुत अच्छी बनेगी, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट में भी यूज करेंगे। जो भी हम अपने एनवायरनमेंट, जो हमारा सब्जेक्ट है, जब यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं उसमें भी हम उसको यूज करेंगे। इसको प्लीज 11th-12th मत बस करिए, मेरे हिसाब से 6 to 12 तक इसको करना चाहिए। साइंस की बात करें, देखिए साइंस जो है ना, इसमें हम क्लास 6 to 10th करेंगे, है ना। और बायो, जो साइंस का बायो है, इसमें क्लास 12th, जो क्लास 12th है बायो का, इसमें लास्ट 4 चैप्टर जो हैं बायोलॉजी के, एनसीईआरटी की बुक के बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर क्लास 12th के, उसको करना है। और 6 to 10th क्लास का हमको साइंस का एनसीईआरटी पढ़ना है। इसको हम लोग मेजरली अपने
करंट अफेयर्स से भी अपडेट करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को, है ना, इनको करंट अफेयर से भी हम हर चीज़ को ही खैर करते हैं। इसको साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो हम इसको करंट अफेयर ड्रिवन सब्जेक्ट जो है मानते हैं, और करंट अफेयर ड्रिवन सब्जेक्ट होने के और इसका जो अमाउंट है, जो वेटेज है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है गेस कर पाना बहुत सी चीज़ों में। साइंस में आपको 6 to 10, बायोलॉजी के 4 चैप्टर क्लास 12th के, ये चीज़ें हैं। अब हम अभी तक बुक लिस्ट को देखें जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होंगी, नहीं पता है तो मैंने अपना प्रयास करा है आपको बुक लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि ये पहला स्टेप है। जब हम एनसीईआरटी सोचते हैं कि अच्छा मुझे एनसीईआरटी पढ़नी, कौन सी पढ़नी है, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर सबसे बड़ा द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन? अप्रोच। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया कि जब यहाँ से हम चले लखनऊ पहुँचे, लखनऊ से फिर हम कहाँ जा रहे थे? बैंगलोर। तो यहाँ से बैंगलोर तक जाने में अप्रोच हर जगह, जब एक नया डिस्ट्रिक्ट आए अपने पड़ोसी को, अड़ोस पड़ोस को, दोस्तों को फ़ोन करें, ए भैया हम झांसी पहुँच गए, भैया हम सागर पहुँच गए, भैया हम भोपाल पहुँच गए, हम जबलपुर पहुँच गए, हम नागपुर पहुँचने वाले, हम हैदराबाद, दिक्कत होगी। उससे क्या होगा? हर जगह रुकेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? टाइम लॉस, एनर्जी का लॉस। क्या हम इस एग्जाम में वो कर सकते हैं? हम सबको पता है, मैं ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, हम सबको पता है कि हमको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना है, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना है, इस चीज को नहीं भूलना है। अगर जो व्यक्ति टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो कैसे निकालेगा, और फिर दोष देगा किसको? दूसरे को, और खुद को करेगा मेरे साथ ये दिक्कत था, मेरे साथ वो दिक्कत था, मेरे पास बुक नहीं था, मेरे पास रिसोर्स नहीं था, मेरे पास कोचिंग नहीं था। अरे भाई हम तो खुल के कहते हैं कोई भी दिक्कत हो जीएस के प्रिपरेशन में तो पूछो ना, अब पूछते भी नहीं है, और जो लोग पूछते हैं उनको जवाब मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करना है, अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना है। अब अप्रोच को जो है किस तरीके से जो है, हाउ टू टेक इट, यहां पे जो सारी सोच है ना, यूपीएससी एग्जाम आपको कौन क्लियर कराता है? आपकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई तो बाद में क्लियर कराएगी, उसके पहले आपका विश्वास, आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी एक कांस्टेंट जो विगर होता है कि नहीं मुझे भैया करना है तो करना है, आई हैव नो सब्स्टिट्यूट। प्लान बी पे कम फोकस, जो आज की नाव है उस नाव पे चलना है, और जब नाव पे चलेंगे तो उस पार तो पहुंचेंगे, चाहे आज पहुंचे चाहे कल। नाव पे नहीं जाएंगे तो उस पार कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो पक्का है। NCERT builds our base, but still generally we find very few of them actually reading it. बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का कहीं ना कहीं यही है कि पता सबको है, पढ़ता कोई नहीं। 100 लोग को पता है तो कायदे से जो रीडिंग, नोट मेकिंग, अंडरलाइनिंग होनी चाहिए, मान के चलिए 80 to 85% नहीं करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप अगर किसी ऐसे शहर में जहां पे आप बच्चों का बंच देखते हो जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए एनसीईआरटी पढ़े? कौन सी पढ़े? पता चला 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी का बेस नहीं है, सीधे 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने लग गए। तो कैसे होगा? आपका बेस अगर नहीं है, बेस कैसे चेक करेंगे? उस बुक की रीडिंग को जब एक बार करेंगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा
उस बुक से आप एक जो भी यूनिट्स को देखेंगे, उसमें कौन कौन से सब यूनिट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बारे में जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, और वही आपको डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको 6 to 12। इतना टाइम मत वेस्ट करिए कि 6 से 12 जितने दिन में आप कर भी लेते उतने दिन में सिर्फ सोचें और जाके फिर 11th स्टार्ट करें। इससे बढ़िया पूरे ही कर लेते, हो सकता है कि एडवांटेज ही लग जाता। वी हैव टू बी क्लियर, मैं बार बार कहता हूं, वी हैव टू बी क्लियर। इफ यू आर नॉट क्लियर देन दिस एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये यूपीएससी है भैया, अगर यहां क्लियर नहीं रहेंगे इतना तेज घुमाएगा कि दिमागवा एकदम चकराएगा, ये आप जान लीजिए। और अप्रोच और फिर प्रोसीड करना है किसके लिए? हमारे अप्रोच के लिए हमको क्लियर रहना है, हमारे रास्ते के लिए हमको क्लियर रहना है। जो दाल चावल बना के छोड़ के चले गए ना मार्केट, वो नहीं करना है। करना क्या है? दाल बना रहे हैं तो दाल बनाएंगे, चावल बना रहे हैं तो चावल बनाएंगे, चावल बना के अलग करें फिर दाल बनाएंगे, दाल बना के हटाए फिर सब्जी बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। या वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फॉलो दैट वे, बट फॉलो वन वे, फॉलो वन वे। आप 4 रास्ता बेंगलोर का नहीं ले सकते हैं। 4 तरीके से एक ही दाल को एक ही समय पे बनाएंगे तो समय वेस्ट होगा, दाल वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ इंटरेक्शन करके, वो हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना है। आप बेटर जज हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रीडिंग्स की, एंड किस रीडिंग में किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट रीड, मतलब जब पहली बार बुक सामने आए, जब बुक का पहला पन्ना, पहला चैप्टर हमने खोला, तब हम उसको किस तरीके से जो है वो करेंगे, रीड करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से आप अपने चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप। देखिए हमारा बुक पता है मैं जो भी बोल रहा था ना कि 80-85% एनसीईआरटी रीड नहीं करते हैं, उसमें से आधों के पास एनसीईआरटी रखी होगी, ट्रस्ट में आधों के पास एनसीईआरटी रखी है, लेकिन वो रखी हुई है, यूज़ 15-20-25% से ऊपर नहीं करते हैं जैसे करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए आइए देखते हैं। फर्स्ट रीड, क्वेश्चन कम्स इज हाउ टू गो नाउ। तो पहले रीड पे जब बुक सामने आई है तो क्वेश्चन आता है कैसे रीड करें मेरे भैया। तो जस्ट एज पर योर कंफर्ट, जैसे आपको आराम लगे, बैठ के, लेट के, उठ के, दौड़ के, वैसे पढ़िए, लेकिन सरकार पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो यूपीएससी इज अ टफ नट टू क्रैक, बट अगर आप पढ़ेंगे विद अ क्रिस्टल क्लियर व्यू, यूपीएससी विल बी द जो विजन है उसको आप अचीव करेंगे। तो कंफर्ट, गो थ्रू इट सो दैट एटलीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग। चाहे दौड़ के पढ़ें चाहे खड़े होकर पढ़ें, लेकिन पढ़ें ऐसे कि समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा ना तड़तड़, अरे यार सर ने बोला था 100 दिन में खत्म करना है, 5 दिन में मैं सारी हिस्ट्री पढ़ कर, कैसे भैया, मतलब कंप्यूटर फेल कर दोगे क्या? देखिए अगर आपकी ऐसी कैपेसिटी है मैं डाउट नहीं करूंगा, आप एकदम करिए। बस ऐसा पढ़िए कि जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो उसी तरीके से आप अपनी बुक पढ़िए तो आपको कुछ समझ में आए कि जो भी हम पढ़ें, जो भी हम रीड कर रहे हैं वो हम समझ पाएं। अगर हम रीड कर रहे हैं कि हमारे सामने क्या लिखा है, इतना तेज ना रीड करें कि हम अपने माइंड में उस चीज़ को ले ही ना जा पाएं। हमारा जो रीड करने के बाद जो इफेक्ट है वो एटलीस्ट ब्रेन तक तो पहुंचना चाहिए ना। उसको हम एब्जॉर्प्शन की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं। एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, लेकिन हम रीड करें जिसको हम समझ पाए। एक लेमन्स भाषा में बात करें तो वेरी हाई स्पीड नॉट रिकमेंडेड। इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है अत्यधिक तेज होना मनाही है, नहीं रीड करना है। ऐसा रीड करे, ऐसा रीड करे, ऐसा रीड किए कि 100 पन्ने का बुक था, पहली बार पढ़े, ऐसा पढ़े ना कि आधे घंटे पूरा बुक में ख़त्म कर दिया, आधे घंटे के अंदर मारे एकदम तड़तड़ा दिए। भैया पंजा भी उतना दबाइए गाड़ी का जितना गाड़ी झेल पाए, ऐसा ना कर दीजिए कि कहीं ना कहीं जो है गड़िए हिल जाए। तो आराम से चलना है और स्पीड लेना है, लेकिन धैर्यता पूर्वक। बिकॉज जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट 5th गियर पे करेंगे अगर, तो दिक्कत हो सकती है गाड़ी उठाने में, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि 1st गियर से चले। इसी तरीके से फर्स्ट रीडिंग में रिकमेंडेड होता है कि आप लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए और आगे बढ़ें, जहाँ से यहाँ देखा मैंने। और यहाँ पे कोई अंडरलाइनिंग नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। हम बहुत शौकिया करते हैं क्या, अंडरलाइनिंग सबसे जरूरी है। पहले ही पूरा बुक को गोद देंगे और दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो कहेंगे कि उसने मिटा दें। कैसे मिटाएंगे भाई, आप नहीं मिटा पाएंगे, इसलिए अंडरलाइन मत करिए मेरे हिसाब से। अगर आपको याद करना है ना तो और 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा अंडरलाइन करने के लिए, इतना आसानी से नहीं अंडरलाइन हो पाएगा। आपको पहले एक रीड करना पड़ेगा इन अ प्रॉपर मैनर। ट्रस्ट में, अगर आप इन रिसोर्स को यूज करेंगे तो इट कैन टेक यू फॉरवर्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर इट वुड बी ऑफ नो यूज टू यू। अब हमने फर्स्ट रीड करी, ये फर्स्ट रीड क्या, ये सारे एनसीईआरटी की बात हो रही है। अब इसमें आप एक सब्जेक्ट उठाएं और एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, फिर दूसरा उठाएं, दूसरे कंप्लीट करें, तीसरा उठाएं, तीसरे कंप्लीट करें। ऐसा नहीं क्लास 6 का आज हमने एनसीईआरटी का पॉलिटी पढ़ा, कल हमने क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ लिया, कल परसों जो है क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ लिया। ऐसे मतलब मेरा स्टाइल नहीं है पढ़ने का ना पढ़ाने का। मैं कहूँगा एक सब्जेक्ट लीजिए, 6 to 12 कंप्लीट करिए, दूसरा 6 to 12, तीसरा जो जैसा आपको लगता है अपने बेस के हिसाब से, जैसा आपका मन भरे। मैं बता सकता हूँ जैसा आपका मन भरे, go ahead with that thing। सेकेंड रीड, देखिए जो मैं बता रहा हूं, जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे जो नहीं बताया मैं एटलीस्ट उनको बता पाऊं, बच्चों को बता पाऊं, उनको क्या बता पाऊं, लेकिन एटलीस्ट हम उन बच्चों को बता पाऊं जो प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं। तो सेकेंड रीड में क्या करना है, सेकेंड रीड, दिस रीड विल टेक मच लेसर टाइम। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 10 से 15% का टाइम जो है यहाँ ज़्यादा लगेगा, वो टाइम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम रीड कर रहे हैं उससे हम फैमिलियर होंगे, वो हमको पता होगा। एक बार जब हम बैंगलोर होके आ गए तो हमको पता होगा कि किस रास्ते जाना है। वही वाली चीज़ है, बैंगलोर वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा कि फर्स्ट रीड में किस तरीके से हम रास्ते को दिक्कत महसूस किए, सेकेंड रीड में हमारी जर्नी क्या होगी, जर्नी थोड़ा स्मूथ हो जाएगी, है ना। हमको पता रहेगा यार कौन से ढाबे पे क्या बढ़िया मिलता है, कहाँ पे इडली बढ़िया मिलती है, कहाँ रोटी बढ़िया मिलती है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, किस होटल में रुकना है, कहाँ पे अच्छा जो है सारी चीज़ें, ये चीज़ें हम रीड कर रहे हैं। जब फर्स्ट रीडिंग हम प्रॉपर करेंगे तो सेकेंड रीड में हमारी जो चीज़ें हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। ये आप समझिए एक तरीके से आपके बेस का जो 60% जो लोड है ना, जो 60% जो लोड है आपके बेस का, वो यही जो फेज है, जो सेकेंड रीड है, यही उठाएगा। अगर आप इस सेकेंड रीड को मजाक में लिए तो फिर दिक्कत हो सकती है। थर्ड रीड, देखिए दिक्कत हो सकती है, इसे मैं डराता नहीं हूँ, लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर पढ़ लें। थर्ड रीड, अब हम आते हैं, एक बार हम बैंगलोर गए, वापस आए, कुछ समझे, दूसरी बार गए तो ठीक है, हाँ अच्छा आप टोल आने वाला होगा, हाँ यार अब वो वाला ढाबा आएगा, अब ये आएगा, ऐसे आएगा, ये समझे। अब हम तीसरी बार जब रीड करेंगे तो फिर
हम क्या करेंगे, अंडरलाइन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अंडरलाइन करना है सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को, उन वर्ड को जिसके हिसाब से आप या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस हिसाब से देखे हों, या उससे आपको लगता हो कि आप नोट मेकिंग करना चाहेंगे आगे, उससे आपको लगता हो कि रिवीजन हमको ये कॉन्सेप्ट का करना है, उस ही कॉन्सेप्ट को हम अंडरलाइन करेंगे जिसका रिवीजन हमको बार बार करना है। एक बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार करें उतने बार कम है, ये जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीड है फर्स्ट सेकंड के बाद ये थर्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद जब हम आगे जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ उसी पार्ट का हम रिवीजन करेंगे जिस पार्ट को हम अंडरलाइन करेंगे। दिस कैन हेल्प अस इन रिवाइजिंग इन वेरी वेरी लेस टाइम। देखिए टाइम तो बचाना पड़ेगा, इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें क्लियर रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। टाइम को नहीं देखेंगे तो फिर तो भैया दिक्कत है। रिवीजन नहीं करेंगे तो कितनी बार भी कितने आराम से सहज तरीके से पढ़ लें, रिवीजन में दिक्कत आएगी। देखिए यहीं पे फर्स्ट रीड, फिर सेकेंड रीड, फिर यहाँ थर्ड रीड, 3 रीडिंग की तो हम यही बात कर लिए। सारी एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी पढ़े, 11 से पढ़े चाहे 6 से पढ़े, सबको 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब आता है फोर्थ रीड, जो कि ये आपका एक तरीके से फोर्थ रीड क्या, बेसिकली फोर्थ ये जो आपका यहां से व्हाट क्या स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स द रियल रिवीजन। यहां जो हमारा जो रियल रिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पे क्या है, हम दूसरों को गाइड करेंगे कि तुमको बैंगलोर कैसे जाना है। यहां पे वी विल बी, दूसरों का क्या मतलब है, हमारा अगर कोई फ्रेंड है ना, कोई रिलेटिव है, वो लखनऊ LKO से BLR बैंगलोर, लखनऊ से बैंगलोर अगर ट्रैवल कर रहा है, हमारा छोटा भाई है जो प्रिपरेशन करना चाहता है, हमारा छोटी बहन है वो प्रिपरेशन करना चाहती है, तो अब हम उसको बताएंगे एनसीईआरटी कैसे रीड करना है। सर ने हमको सिखा दिया, अब हम सर को बताएंगे एनसीईआरटी कैसे रीड करना है। ये वो वाला स्टेटमेंट है, ये वो वाला फेज है ना। अब सिर्फ हम रिवाइज करेंगे किन पॉइंट्स को जिसको हमने अंडरलाइन किया है, और उसके बाद ये फोर्थ से लेके 50 तक 100 तक आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जैसा टाइम हो वैसा जाइए, जितना आपको लगे कि आपको ज़रूरत है उस पर जाइए, जो आपको कम मज़ा आता हो पढ़ने में उसको ज़्यादा पढ़िए। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी में दिक्कत लगती है पढ़ने में, उसको और ज़्यादा पढ़िए। अगर पॉलिटी में दिक्कत लगती है तो उसको और पढ़िए। क्वेश्चंस तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके बेस हैं प्री और मेंस के। तो इसमें दिक्कत हो, पसंद हो ना हो, अगर तबीयत खराब है तो दवा खानी पड़ेगी, वैसे ही है, पसंद हो ना हो, रिवीजन तो भैया करना पड़ेगा। और जब रिवीजन करके हम क्या होंगे, हम यहाँ पे प्रो लेवल पे जाएंगे, विल गो एट द प्रो लेवल। अब हम दूसरों को गाइड करेंगे, क्या, लखनऊ टू बैंगलोर। देखिए आपको अभी मजाक लग रहा होगा मैं जो लखनऊ बैंगलोर का एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल आप अपने पूरे यूपीएससी की जर्नी को आप प्लान कर सकते हैं। पूरे यूपीएससी की जर्नी को आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और आपकी प्लानिंग ही आपको आगे लेके जाएगी, और आपको जो गोल है वो गोल को आप अचीव कर पाएंगे, है ना। नाउ वी आर रेडी फॉर आवर स्टैटिक पार्ट, जहां हमने 4 रीडिंग खत्म करी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का 4th रीडिंग खत्म किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक पार्ट स्टार्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का। एनसीईआरटी के साथ साथ हम यहाँ क्या क्या करेंगे, हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, हम यहाँ न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। अगर आपने यूपीएससी स्ट्रैटेजी 2023 का वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल पे, तो ज़रूर जाएं और देखें और चीज़ों को एनालाइज करें कि किस तरीके से आप अपने बेस को डेवलप कर सकते हैं। देखिए हम एक ज़रिया हैं, मैं एक
सजेस्ट कर सकता हूं, आपको वे बता सकता हूं, सिंपल वे में समझा सकता हूं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मेरी जो कैपेसिटी है मैं उसके हिसाब से आपको आंसर कर पाऊं। आपके ऊपर है। जो चीज मैंने बोला अगर समझ में आई तो फॉलो करिए, नहीं समझ में आई तो आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई बेटर वे होगा। गो अहेड विथ इट, जस्ट डू व्हाटएवर द एग्जाम वांट्स एंड क्लियर द एग्जाम। थैंक यू so much for watching this video.